ही का नाम ये कंबोधीवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकदार और आज बेहद खास मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। आप कहेंगे आज इतना खास क्या है? खबरें तो रोज खास होती हैं मनी सेंट्रल में। आज खास बात यह है कि आज हम आपका स्वागत 151 में मनी सेंट्रल में कर रहे हैं। 150 एपिसोड की ये यात्रा आपने, मैंने, अंशुमान जी ने, हमारी टेक्निकल टीम ने पूरी कर ली। आपका प्यार मिला, आपका बहुत सारा उत्साह मिला, उत्साहवर्धन प्रतिक्रियाएं मिली आपकी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज इस खास शो की सबसे खास खबर कौन सी है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल के इस 191 एपिसोड में, 150 एपिसोड में आप सबका स्वागत है। शुभम ने कहा कि आप सबकी प्रतिक्रियाएं, आप सबके सलाहें, आप सबके सुझाव हमारे लिए नियमित प्रक्रिया का हिस्सा हैं इस शो को बनाते समय। और इस शो को बनाते समय पीछे हमारे प्रोड्यूसर पीसीआर में बैठे हैं मनोज जी, वो लगातार ध्यान रखते हैं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। और आज जब हम शो के लिए स्टूडियो में आ रहे थे तो उन्होंने पूरे शो का क्रम बदलकर एक बड़ी खबर हमें बताई, जिसे हम आपको बताएंगे कि भारत की सरकार की कैबिनेट ने भारत से आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये इस प्रतिबंध का मतलब क्या है? हम लगातार अनाज की कीमतों पर मनी सेंट्रल में पहले दिन से, शुरुआत से नज़र रख रहे हैं। एक ये महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा तेल बाजार में बहुत सारा घटनाक्रम पिछले 48 घंटों में हुआ है अलग अलग जगह से, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की जेब पर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत $100 से ऊपर निकल गई है। ये दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं। हमेशा की तरह मनी सेंट्रल के इस 151वें एपिसोड में भारत की भी खबरें हैं और विदेश की भी, जिन्हें जानते हैं शुभम से। भारत की खबरें कौन सी और विदेश की कौन सी, ये सब कुछ आपको पता चलेगा मनी सेंट्रल के ऑन द शो में हर रोज की तरह। तो शुरुआत आज होगी, कहीं गेहूं आयात की नौबत तो नहीं आ जाएगी? क्यों नहीं हो पा रही डूबे कर्ज की उगाही? चीन का नया पैकेज दूर कर पाएगा अर्थव्यवस्था की सुस्ती? अचानक क्यों उबलने लगा कच्चा तेल? क्या भारत को मिलता रहेगा रूस का सस्ता तेल? रूस ने एशियाई देशों के लिए 30% डिस्काउंट पर तेल देने की पेशकश की है। भारत को मिलेगा या नहीं? और चलते चलते आज बात होगी, श्रीलंका को आईएमएफ का बेल आउट मिलेगा या नहीं? कहां वो अटक गया है? खबरें शुरू करूं उससे पहले आपको एक शो के बारे में बताना है। और आज जिस शो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो फिर एक बार जागते रहो का शो है। जागते रहो का शो इसलिए आज आपको दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये शो बेहद 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 जरूरी है। क्यों जरूरी है? कर्ज आप में से, हम में से सब लोग लेते हैं। कोई सा भी कर्ज हो, होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बहुत सारे लोन्स हम और आप लेते रहते हैं अपने जीवन के काल में। लेकिन कई बार ऐसी नौबत आती है कि हमारे पास कहीं से पैसा आया, मान लीजिए बोनस मिला, इंसेंटिव मिला, इंक्रीमेंट मिला, कहीं से गिफ्ट में पैसा मिला, और हम ये सोचते हैं कि चलो लोन का फोरक्लोजर कर दें। फोरक्लोजर मतलब लोन को तय अवधि से पहले बंद कर दें। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करते समय किन बातों का ध्यान रखें, किन पेनल्टीज़ का ध्यान रखें, किन चार्जेस का ध्यान रखें? क्या उसको फोरक्लोजर करने से बेहतर है कि कहीं और उसका इस्तेमाल कर लें? ये सारी जानकारी लेके प्रियंका संभव एक एक्सपर्ट के साथ जागते रहो के शो में आ चुकी हैं। ये शो मनी 9 के ऐप पर आपका इंतजार कर रहा है। तत्काल मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस शो का आनंद लीजिए। और आप भी अपने निर्णय सोच के साथ, समझ के साथ, सूझ के साथ मनी 9 के साथ लीजिए। आज की पहली खबर, एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी सरकार ने आटे के। गेहूं का कीमतें लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आटा निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला लिया गया है। देश में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद आटे के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने पहले आटे के निर्यात पर कई शर्तें लागू की, कई तरीके के नियम लगा दिए थे। लेकिन अब निर्यात पूरी तरह रोक दिया जब उससे भी काम नहीं चला। तो इस साल देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की वजह से सप्लाई सीमित है, जिस वजह से गेहूं और इसके आटे की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बुधवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2527 रुपये प्रति कुंटल दर्ज किया गया। 2527 रुपये एक कुंटल का, यानी कि अब बात 25 रुपये किलो से भी ऊपर निकल गई है केवल आटे की। सर, भारत कितने आटे का एक्सपोर्ट करता था, ये चिंता क्यों उठी?
शुभम, अगस्त के पहले हफ्ते से हम लगातार इस घटनाक्रम को देख रहे हैं कि सरकार गेहूं की कीमतों, गेहूं की शॉर्टेज को लेकर असहज है। हालांकि सरकार के इस असहज होने की शुरुआत उस फैसले के साथ हुई थी जिसे तत्काल वापस लेना पड़ा जब सरकार ने इस साल की शुरुआत में गेहूं के निर्यात की इजाज़त दी थी और रबी की फसल कमज़ोर होने के बाद सरकार के गेहूँ के भंडार में पिछले कई सालों की सबसे बड़ी गिरावट आई और बाजार में कीमतें ऊपर जाने लगी। हमने अभी कल ही मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा की थी कि अब भारत का गेहूँ दुनिया में सबसे महंगा है, यानी भारत के लोग दुनिया में सबसे महंगा गेहूं खरीद रहे हैं। और उसी समय हमने अपने इस कार्यक्रम में संकेत दिया था कि सरकार को गेहूं को लेकर और कुछ और करना होगा और वो फैसला आज कैबिनेट से आ गया। पिछले साल के दौरान अप्रैल 2022 तक के आंकड़े जो हमारे पास हैं उस हिसाब से सरकार ने फूड मिनिस्ट्री का आंकड़ा बताता है कि अप्रैल में केवल सरकार भारत से करीब 95,000 टन, करीब 1 लाख टन के आसपास के गेहूं का निर्यात हुआ है। और अगर आप अप्रैल में ये देखें तो ये 200% से ऊपर की बढ़ोतरी है पिछले साल की तुलना में, बल्कि आंकड़े 200 से 267% के हैं आटे के निर्यात की दृष्टि से। सरकार ने इससे पहले चरण में मैदा और गेहूं से बने हुए अन्य उत्पादों के निर्यात पर पाबंदियां लगाई थी, कई तरीके की शर्तें रखी थी जिसके बाद निर्यात ना हो सके। लेकिन अब जो बात शुभ हमने कही कि बाजार में 25 रुपये पर किलो से ऊपर गेहूं की कीमत निकल चुकी है, जो सीबॉट के प्राइस, शिकागो के प्राइस से भी ज़्यादा है, तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और इसके 2-3 बड़े असर में बाजार में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एक खबर हमारे पास और भी आई कि हरियाणा की मंडी से प्राइवेट कंपनियों ने 24,000 रुपये टन के हिसाब से गेहूं की खरीद की, यानी 24 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीद की और इसने बाजार में गेहूं की कीमतों का ट्रेंड और सेट किया है, उसे आगे बढ़ने की तरफ। अब आज सरकार का फैसला गेहूं आटे के निर्यात को पूरी तरह बंद करने का है, यानी बाजार में गेहूं की कीमतों में और महंगाई में का सेंटिमेंट बना रहेगा आने वाले समय में। सरकारें जितना भी कोशिश बाजार में उत्पादों की आपूर्ति को सीमित करने की करती हैं, बाजार की प्रतिक्रिया शुभम उसकी बिल्कुल उल्टी होती है। बाजार में कीमतें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हैं और वो संकेत हमें अब बाजार से मिल रहे हैं। आपको लगता है कीमतों पर इसका असर पड़ेगा इस फैसले का? डिमांड सप्लाई की परिस्थिति इस फैसले से नहीं बदलने वाली है, क्योंकि जितना गेहूं बाजार में उपलब्ध है, जितना आटा बाजार में उपलब्ध है, वो उपलब्ध रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। सरकार की ये कोशिश आटे को बाहर जाने से रोकने के कारण आटे की कीमतों पर थोड़ा बहुत दबाव बना सकती है, लेकिन जो अंतर्धारणा महंगाई से ज़्यादा महंगाई का नाम बुरा, महंगाई से ज़्यादा महंगाई की संभावना बुरी, और गेहूं की कीमतों में महंगाई की जो धारणा बनी हुई, जो महंगाई बढ़ने की संभावना बनी हुई, जो इस साल रबी की फसल के साथ शुरू हुई थी, उसे अगले साल तक कम होने की गुंजाइश हमें नहीं दिखाई देती। अब यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला जिस पर निगाहें होंगी हमारी और आपकी और सबकी, वो ये होगी कि सरकार रबी का MSP क्या लेकर आती है, रबी की फसल के लिए गेहूं की क्या कीमत तय की जाती, क्योंकि इस साल तो गेहूं की कीमत भारतीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर है, और इसके बाद सरकार क्या कीमत तय करती, इसके आधार पर अगले साल गेहूं की बुवाई और गेहूं के बाजार में मांग, आपूर्ति और कीमतों की प्रक्रिया और उसका परिदृश्य हमें दिखाई देगा। अब बात फंसे हुए कर्ज के उगाही की। फंसे हुए कर्ज की उगाही के जिस मकसद से साल 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC को लाया गया था, वह मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। IBC को चलाने वाली जो संस्था IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़े देखें तो जून तिमाही के दौरान क्लेम के मुकाबले सिर्फ 10.7% कर्ज की उगाही हो सकी है। इससे पहले मार्च तिमाही में हाल और बुरा था, तब केवल 10.2% कर्ज की उगाही हो सकी थी। इस बीच एक खबर और आई, डूबे कर्ज के लिए ही सरकार ने बेड बैंक बनाया है। बेड बैंक में फंसे कर्ज के 5 बड़े खाते खरीदने का ऑफर दिया है और उन 5 खातों में फ्यूचर रिटेल, जो अभी ताज़ा मामला है, चल रहा है, वो भी शामिल है। सर, मेरा सीधा सवाल कि IBC का इतना खराब प्रदर्शन, इसकी वजह क्या है? डूबे हुए कर्ज वो क्यों नहीं पाते हैं? भारत में बैड और फंसे हुए कर्जों को निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें 2 बहुत बड़े कदम पिछले 2-3 सालों में उठाए गए थे और उनके जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल उत्साहवर्धक नहीं है। और एक किस्म से अगर आप कहें शुभम, तो ये आखिरी कोशिश थी सरकार की तरफ से, एक तो बैंक्रप्सी कोड लाकर IBC अदालतें बनाना और दूसरा बैड बैंक लाना। जो आंकड़े हमारे सामने ताजे आए हैं उस हिसाब से बैंकों को 69 से 70% तक हेयर कट लेना पड़ा है, यानी अगर उन्होंने 100 रुपये का कर्ज लिया है तो 60% का कर्ज तो उनका डूब ही गया है, ये मान लिया जाए, वो पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है औसतन। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि IBC में पिछले दिनों में फैसलों की प्रक्रिया या जो रिजोल्यूशन का परसेंटेज है वो भी तेज़ी से गिरा है। जून तक का जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से वो करीब 30% गिरा है, जबकि मार्च तक वो 32% था और सितंबर 2021 तक वो 35% था। यानी
फंसे हुए कर्जों के मामलों को सुलझाने की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है और रिकवरी केवल 10 या 11% है। और इसके के विपरीत अगर आप बैड बैंक की स्थिति देखें तो वहाँ तो शुरुआती संकेत और भी ज़्यादा खराब है, वहाँ तो रिकवरी 5 से 6% से ज़्यादा भी नहीं हो पा रही। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये कि भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम, डेट रिकवरी का सिस्टम लगभग अब इस समस्या के समाधान के सामने हार रहा है कि वो कर्ज निकाले जा सकें या फंसे हुए कर्ज निकाले जा सकें। दो बड़ी वजह हैं। बड़ी वजह एक तो ये कि बैंक्स के अंदर इन कर्जों को उगाने की कोई बहुत उत्सुकता या कोशिश नहीं दिखती, क्योंकि बैंक्स इन कर्जों की प्रोविजनिंग कर चुके होते हैं। वो अपने खाते में से अपनी पूंजी से, अपने मुनाफे से इस कर्ज के बदले पैसा डालकर इन्हें मुक्त कर चुके होते हैं और इसमें जो उनको मिल जाए वो मिनिमम उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। जो भी मिल जाए वो उनकी वापसी होती है। दूसरी चीज़ ये कि तमाम रिपोर्ट्स एनालिसिस के बाद भी भारत में बैंक्रप्सी से जुड़े हुए कानूनों की प्रक्रिया सहज नहीं हो पा रही और ठीक नहीं हो पा रही और प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। हमें याद होगा शुभम इस बीच में कि वित्त मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति ने भी आईबीसी की प्रक्रिया पर कई सारी उंगलियां उठाई थी और इस प्रक्रिया पे काफ़ी टिप्पणियां भी की थी और कहा था कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अगर पूरा फंसे हुए कर्जों की प्रक्रिया में रिकवरी 8 से 10% है तो उतना तो पूरा प्रोसेसिंग एक्सपेंडिचर है जितने पैसे से ये पूरा बोर्ड और पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। कोशिश शायद अब सरकार को वापस दोबारा इस कानून के बारे में सोचने के लिए करनी होगी कि कम से कम यदि वसूली पूरी नहीं हो पाती, आधी नहीं हो पाती, तो कम से कम एक मिनिमम वसूली के लेवल तो तय किए जाएँ और मामलों को रिजोल्यूशन की रफ्तार तेज की जाए। चलिए, अब समय हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट आधारित है तिमाही नतीजों पर। वित्त वर्ष 2023 की पहले तिमाही के नतीजे लगभग सारी कंपनियों के आ चुके हैं। कौन से सेक्टर में अच्छे नतीजे आए, कहाँ खराब आए, ये सब कुछ बताएगी आपको संदीप ग्रोवर की ये स्पेशल रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में निफ्टी और कॉर्पोरेट जगत के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। महंगाई का असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी दिखने लगा है। ऊंची लागत के चलते कॉर्पोरेट जगत के कामकाजी मुनाफे और मुनाफे की ग्रोथ सितंबर 2020 के बाद सबसे कम रही है। हालांकि बढ़ी हुई लागत ग्राहकों तक पहुंचने से कंपनियों की आय ग्रोथ मजबूत रही है। निफ्टी के दिग्गज RIL, टाटा मोटर्स, BPCL, SBI, HDFC लिमिटेड के नतीजे अनुमान से खराब रहे। बाजार की 47% कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर तो 32% के अनुमान से खराब रहे। वहीं 21% कंपनियों के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही की तरह ही क्वार्टर 1 में क्रेडिट कॉस्ट में कमी से BFSI के नतीजों में सुधार का मुनाफे की ग्रोथ में सबसे ज्यादा योगदान रहा। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का कंपनियों की मुनाफे की ग्रोथ में 99% योगदान रहा। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों का कॉर्पोरेट जगत के कुल मुनाफे में करीब 1/3 योगदान रहा। वहीं तेल गैस क्षेत्र के मुनाफे फिसलते दिखे। तेल गैस कंपनियों के मुनाफे पर दबाव से कॉर्पोरेट जगत के तिमाही नतीजों पर सबसे ज्यादा खराब असर रहा। पेट्रोल डीजल पर अंडर रिकवरी के चलते OMCs के घाटे के कारण तेल गैस कंपनियों के मुनाफे पर दबाव रहा। इसका असर ये हुआ कि कॉर्पोरेट जगत के कामकाजी मुनाफे और मुनाफे की ग्रोथ सितंबर 2020 के बाद सबसे कम रही। ऊंची कमोडिटी और एनर्जी कॉस्ट से लगभग सभी सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन पर दबाव रहा। कॉर्पोरेट जगत की कंपनियों का कामकाजी मार्जिन 4.9% घटकर 14.2% रहा, जबकि अनुमान 14.4% रहने का था। बाजार के 20 में से 14 सेक्टर की कंपनियों के नतीजे अनुमान के मुताबिक या बेहतर रहे। कंज्यूमर, मेटल, सीमेंट सेक्टर के नतीजे अनुमान से बेहतर तो तेल गैस के नतीजे निराशाजनक रहे। मेटल, हेल्थ केयर, सीमेंट कंपनियों का मुनाफा घटा, IT कंपनियों का मुनाफा सपाट रहा। ऊंची कमोडिटी और एनर्जी कॉस्ट से लगभग सभी सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन पर दबाव रहा। 14 प्रमुख सेक्टर्स में से 11 सेक्टर्स की कंपनियों के कामकाजी मार्जिन टूट गए। सीमेंट, तेल गैस, मेटल, ऑटो, स्पेशलिटी केमिकल, IT कंपनियों के कामकाजी मार्जिन में 2.5% से ज्यादा की कमी हुई। पहली तिमाही में निफ्टी की 50 कंपनियों का मुनाफा 23% बढ़ा। 50 में से 11 कंपनियों ने घाटा दर्ज किया। 11 घाटे वाली कंपनियों को छोड़ निफ्टी कंपनियों का मुनाफा 31% बढ़ा, जबकि अनुमान 34% बढ़ने का था। टाटा मोटर्स, BPCL ने घाटा दर्ज किया।
निफ्टी की 42% कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर तो 34% के अनुमान से खराब रहे। वहीं 24% कंपनियों के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। नतीजों की रोशनी में ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनियों पर अपना नजरिया बदलना शुरू कर दिया है। पहली तिमाही के नतीजों के बाद कंपनियों के अपग्रेड और डाउनग्रेड की संख्या लगभग बराबर रही। नतीजों के बाद 78 कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ के अनुमान में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई। वहीं 79 कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ के अनुमान में 3% से ज्यादा की कमी की गई। निफ्टी की 11 कंपनियों के फाइनेंशियल ईयर 23 मुनाफे की ग्रोथ के अनुमान में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई। निफ्टी की 9 कंपनियों के फाइनेंशियल ईयर 23 मुनाफे की ग्रोथ के अनुमान में 5% से ज्यादा की कमी की गई। RIL, ONGC, BPCL और टाटा मोटर्स में सबसे बड़े डाउनग्रेड देखने को मिले। त्योहारी मांग और खपत बढ़ने के साथ साथ कमोडिटी कीमतों में गिरावट के चलते एनालिस्ट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही से कॉर्पोरेट इंडिया के तिमाही नतीजों में सुधार हो सकता है, यानी एक और तिमाही में नतीजों पर दबाव जारी रहने की आशंका है। मनी 9 के लिए संदीप ग्रोवर की रिपोर्ट। सर, IBC के संदर्भ में आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? कंपनियों के नतीजे जो हमें बता रहे हैं, कंपनियों के रिजल्ट्स, इसमें हमने कल एक हिस्से पर शुभम चर्चा की थी जब हमने बताया था कि भारत में कंपनियों के फंसे हुए कर्ज कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे आने वाले समय में, और अब जो अच्छी कंपनियां भी हैं उन पर कर्ज का जो बोझ बढ़ रहा है उसे लेकर रेटिंग एजेंसियों को दिक्कत हो रही है, जिस पर हमने चर्चा की थी। और अडानी को संदर्भ में जो रिपोर्ट आई रेटिंग एजेंसी की, जो बाजार में चर्चा का विषय बनी है। IBC में एक नई समस्या और आई है जो हमें कंपनियों की बैलेंस शीट से या कंपनियों के कामकाज से जो नतीजे आ रहे हैं उनसे दिखाई देती, और वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स और फाइनेंसर्स और क्रेडिटर्स ने अब कंपनियों के प्रमोटर्स की पर्सनल गारंटी को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है IBC के कोर्ट के अंदर। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्थापित की और लेंडर्स को कंफर्ट करने के लिए आपने अपनी पर्सनल गारंटी उस कंपनी के साथ लगा दी और कंपनी डिफॉल्ट करती है, कर चुकाने में नाकाम रहती है, तो अब बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल्स में ये भी गारंटीज भी रिकॉल की जा रही हैं। और जो आंकड़ा ताज़ा हमारे पास आया, जो अभी जिस आंकड़े के बेस पर हमने इस पैकेज से पहले चर्चा की, बैंक्रप्सी बोर्ड इंडिया के हिसाब से ऐसी करीब पर्सनल गारंटर्स की 1 ट्रिलियन रुपीस की, 1 लाख करोड़ रुपए की गारंटीज को ट्रिब्यूनल में ड्रैग किया गया है, यानी ट्रिब्यूनल में लाकर उनको चुनौती दी गई है। क्रेडिटर्स इस पूरी प्रक्रिया से शुभम दिखता है, जो क्रेडिटर्स हैं या जिनके पास फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो काफ़ी आक्रामक हो रहे हैं इस प्रक्रिया से, और बैंकर और बाकी कंपनियां उस पूरी प्रोसेस को पूरी सक्षमता के साथ चला नहीं पा रही। एक अपडेट है जो हम इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए जान सकते हैं। अब चलिए, चीन अपनी अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए चीन एक और राहत पैकेज देने जा रहा है। बुधवार को चीन की सरकार ने नए राहत पैकेज का खाका तैयार किया, जिसके तहत बैंकों को करीब 300 अरब युआन की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बैंक चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन दे सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए चीन ने जून में भी 300 अरब युआन का पैकेज दिया था। इसके अलावा स्थानीय राज्य सरकारों को 500 अरब युआन का राहत पैकेज दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा राहत पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए नहीं, युआन यानी 126 अरब डॉलर का बनता है। सर, कहाँ निवेश करना चाहता है? ये बड़े बड़े राहत पैकेज आ रहे हैं एक के बाद एक, निवेश कहाँ करना चाहता है चीन इसको? अगर आप टोटल देखें, 500 बिलियन युआन का एक पैकेज पहले आ चुका था जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया था कि वो बैंकों से कर्ज उठाएं और कर्ज उठाकर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में लगाएं। चीन ने पूरी की पूरी कोशिश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए की। इस पैकेज, ये 19 सूत्रीय पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, जिसमें 1.1 ट्रिलियन युआन के आसपास का पूरा बजट रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंट्रल बैंक ने इसके साथ 10 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में कमी भी की है। तो यानी चीन की केंद्रीय सरकार और चीन का बैंक अब दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को उबारने की प्रक्रिया में लगे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि एक तो जो रियल एस्टेट सेक्टर जो मुश्किल का शिकार है उसे उबारने के लिए मदद दी जाए, सहायता दी जाए, उसे नए सिरे से फिनांस किया जाए, और जो पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिल्डिंग्स के, उनमें निवेश किया जाए। जो चीन के विकास में या चीन की अर्थव्यवस्था को पटरी से पे लाने में या वहाँ निवेश या मांग पैदा करने में चीन की राज्य सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। और चीन के 3-4 राज्य जो हैं वो चीन के सबसे फ्लैग बेयरर राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा निवेश आता है। तो चीन की जो स्टेट काउंसिल है
उसने एक नई सीरीज़ बनाई है, तैयार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की आइडेंटिफाई किया है, उनको अप्रूव किया है। लोकल अथॉरिटी से ये कहा गया है कि अब वो सिटी स्पेसिफिक क्रेडिट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, यानी किसी खास शहर के भीतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएं और उसे बैंकों से फिनांस कराएं या राज्य सरकारें अपने बॉन्ड बारोइंग कार्यक्रम से उसको फिनांस करें। चुनौती चीन की शुभम यह है कि एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी की शॉर्टेज है, ड्राउट है, बिजली की खपत कम करने का दबाव है और इस बीच फूड की शॉर्टेजेस का या फूड की कीमतों का भी दबाव है। चीन इस सारी परिस्थिति के बीच में महंगाई को अभी रोके हुए है और इकोनॉमी में पैसा पंप करने की कोशिश कर रहा है, ब्याज दरें सस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब दुनिया के निवेशकों की निगाहें इस बात पर है कि क्या चीन महंगाई थाम कर रखते हुए इतना पैसा जो बाजार में डाल रहा है, 1 ट्रिलियन युआन डाल रहा है, उसके बाद चीन में महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चीन में कंज्यूमर इन्फ्लेशन में हमने बढ़ोतरी देखी है, प्रोड्यूसर साइड्स की इन्फ्लेशन में अभी उतनी तेज बढ़त नहीं आई है। सर, चीन क्योंकि दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस राहत पैकेज का ग्लोबल इकोनॉमी पे अगर हम देखें तो क्या असर होगा? ग्लोबल इकोनॉमी में 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक तो ये कि कच्चे तेल की कीमतों पर, जिस पर हम आज से विस्तार से चर्चा करेंगे, चीन का ये जो विस्तारित पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए आया है, ये मंदी से डूबती दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि चीन यदि इतना पैसा डाल रहा है और चीन ने सब्सिडीज़ के लिए भी काफ़ी बजट रखा है, करीब 10 बिलियन युआन की सब्सिडी एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जा रही है वहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के लिए और सुविधाएं बढ़ाने के लिए। अगर ये फंड तेजी से चीन की अर्थव्यवस्था में गए तो हमें कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। शायद तेल बाजार ने ये बात सुन ली है। बाकी भी कई सारी कमोडिटीज़ की कीमतों में हमें थोड़ा बहुत बदलाव अब मांग की तरफ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं से फिलहाल मांग निकलने की गुंजाइश नहीं है, मंदी बढ़ने की आशंका है। चीन ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था है जो दुनिया में कमोडिटीज़ की मांग बढ़ा सकती है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और बाकी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। सारी निगाहें अब इस बात पर हैं कि चीन का पैकेज कितनी तेजी से अमल में आता है और क्या चीन की अर्थव्यवस्था अपने मौजूदा संकटों से, जिसमें पर्यावरण का संकट भी है, बिजली का संकट भी है और खाद्यान्न संकट भी, इसके बीच भी वो अपनी आर्थिक विकास दर उस स्तर तक बरकरार रख पाती है जहां से दुनिया में मंदी के खतरे को कम किया जा सके। आवाज दिन की सबसे बड़ी खबर, कच्चे तेल के बाजार में पिछले 24 घंटों के दौरान कई घटनाक्रम हुए, जिस वजह से कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $102 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। WTI क्रूड की कीमत भी $95 से ऊपर है। अब क्या क्या घटनाक्रम हुए? सऊदी अरब की तरफ से पहले ही कहा गया है कि ओपेक प्लस देश उत्पादन में कटौती के लिए तैयार हैं। ऊपर से वेनेजुला ने यूरोप को कच्चे तेल के शिपमेंट पर रोक लगा दी है। हालांकि रूस की तरफ से एशियाई देशों को सस्ते तेल की बात कही जा रही है। एशियाई देशों को रूस 30% डिस्काउंट पर तेल देने को तैयार है, बशर्ते तेल खरीद के लिए लंबी अवधि की डील हो। एक खबर और आई, अमेरिका की तरफ से रूस पर के कच्चे तेल पर कैपिंग लगाए जाने के जो प्रयास थे वो और तेज हुए और इसी को ध्यान में रखते हुए रूस अब एशियाई देशों को सस्ते में तेल ऑफर कर रहा है। सर, पहला सवाल, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का माहौल क्यों बनने लगा? $90 के आसपास हम पहुंच गए थे, 100 से नीचे काफ़ी दिन तक रहे, अब दोबारा हम 100 पे पहुंच रहे हैं। हाँ, और ये इस पर मनी सेंटर में लगातार इस गुत्थी को सुलझाने की और खोलने की कोशिश की है। मंदी की आशंकाओं के बाद भी कच्चे तेल के मार्केट में डिमांड सप्लाई का जो अंतर है वो बना हुआ है और चूँकि आपूर्ति ओपेक देशों के पास है जो अपनी सुविधा के हिसाब से आपूर्ति कम कर सकते हैं, इसलिए बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी गिरावट या कमी हमने नहीं देखी, जबकि मंदी की आशंकाएं कुछ समय तक काफ़ी ऊंची थीं और अब तेल वापस $100 से ऊपर आ गया। अब यहाँ 2 गुट हैं। अगर एक बड़ा गुट बाजार में माने तो अभी भी मान रहा है कि अगर मंदी गहराती है तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव रहेगा, लेकिन अब एक बहुत ताकतवर बुल्स का ग्रुप बाजार में है जो मान रहा है कि 2023 में कच्चे तेल की कीमतें $100 और उससे ऊपर बनी रहेंगी और इसके पीछे उनके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो नया निवेश आ रहा है वो महत्वपूर्ण है और उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उतनी मंदी नहीं दिखेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में एक सीमा तक मंदी रहने का, मंदी या कहें या गिरावट के बाद $95 के बाद सऊदी अरब ने बाजार को ये कहकर संकेत दे दिया कि कीमतें बढ़ाने का वक्त आ गया या उत्पादन घटाने का वक्त आ गया और वहाँ से हमने देखा कि कीमतों में बढ़ोतरी हुई। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ रशिया है, क्योंकि रशिया का जो सी बॉर्न
क्रूड है, यानी जो समुद्र से आने वाला क्रूड है टैंकर्स के जरिए, उस पर जो प्रतिबंध का फैसला ईयू ने किया था वो इस साल के अंत तक सितंबर अक्टूबर से सक्रिय तौर पर प्रभावी हो जाएगा। यानी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में अब रूस का कच्चा तेल नहीं आएगा। समुद्री रास्तों के जरिए, पाइपलाइन के जरिए थोड़ा बहुत जो तेल आ रहा है उस पर आगे क्या होगा ये यूरोप को तय करना है। इसलिए बाजार में अब कच्चे तेल की कमी बढ़ने वाली है, आपूर्ति नहीं। और हम जैसा बार बार बात करते रह चुके हैं कि ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में उतनी बढ़ोतरी नहीं की है जितने टारगेट उन्हें ओपेक की तरफ से दिए गए थे या वो ओपेक की बैठक में कमिटमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए तेल के बाजार में डिमांड सप्लाई का मिसमैच बना हुआ है। जो उम्मीद थी कि ईरान से प्रतिबंध हटेंगे और ईरान का कच्चा तेल बाजार में आने लगेगा जिससे कि रूस की जो सप्लाई कम हुई है उसको संतुलित किया जा सकेगा, वो उम्मीद अभी फिलहाल पिछले 3-4 दिनों में थोड़ी धूमिल होती दिख रही है, क्योंकि ईरान और रशिया के बीच के रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते फिलहाल इस तरीके के हैं जिसमें यूरोप और अमेरिका ईरान से प्रतिबंध हटाने के बारे में काफ़ी लंबा पुनर्विचार करेंगे और उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। सर, रूस के सस्ते तेल के बाद एक तरफ कोशिश ये हो रही है कि रूस सस्ता तेल देगा एशिया के लिए। ओपेक कह रहा है उत्पादन घटाएंगे, कीमतें ऊपर बनी रहें। आपको लगता है कि इसके बाद रूस और ओपेक के जो रिश्ते हैं, ओपेक प्लस में दरार पड़ सकती है? ये सबसे दिलचस्प और देखने वाली चीज़ है। 30% डिस्काउंट की बात रूस कह रहा है उस रेट से जो कि ब्रेंट का या अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रेट है। हमने एक दौर देखा 60 के दशक में जब रूस और ओपेक देशों के बीच, यानी कच्चे तेल के उत्पादक जो प्रमुख देश थे मध्य पूर्व, नॉर्थ अफ्रीका के और बाकी देशों के, लैटिन अमेरिका के देशों के, उनके बीच में टकराव की वजह से ही ये संगठन जन्मा था। क्योंकि रूस ने बाजार में सस्ता कच्चा तेल डंप करना शुरू कर दिया था और जो बड़ी पुरानी तेल अर्थव्यवस्थाएं थी उनको नुकसान हुआ था और उसके बाद वो संगठन बना था रूस से लड़ने के लिए। फिर बाद में रूस उस संगठन का हिस्सा हो गया और ओपेक प्लस हो गया। कूटनीतिक तौर पर यहाँ से ओपेक और रूस के आर्थिक हित अब टकराते दिखाई दे रहे हैं। रूस बाजार में सस्ता कच्चा तेल बेचने की तमाम सारी कोशिशें करेगा। हालांकि प्रतिबंध की सख्ती बढ़ रही है। कल हमने अपने कार्यक्रम में चर्चा की कि जो भारत की एक कंपनी नायरा एनर्जी है, जिसमें रूस की कंपनी रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी है, उसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स ने फिलहाल तेल देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और बैंकर्स ने उससे कारोबार से अलग कर लिया है। यानी जो सी बॉन्ड ट्रेड से तेल आता था वो तेल उन जगहों पर नहीं आ रहा है। रूस $30 सस्ते के तेल पर भी बाजार में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि रूस का कच्चा तेल दुनिया में सबसे सस्ता है। उत्पादन लागत $45 से $50 पर बैरल के आसपास है। इतना सस्ता कच्चा तेल ओपेक के किसी देश के पास नहीं है। ज़्यादातर देशों, कुछ देशों की लागत तो $70-80 पर बैरल के आसपास है ओपेक के देशों में। अब ये जो टकराव है, इस टकराव में रूस के सस्ते तेल को कितना बाजार मिलेगा, प्रतिबंधों से वो कितना बच पाएगा, ये आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हमें लगता है कि ओपेक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हमारे सामने तेल की कीमतों के संदर्भ में शुभ इस हफ्ते आया वो ये था कि वेनेजुएला ने अपने तेल का निर्यात बंद कर दिया यूरोप को और ये कहा कि कर्ज के बदले तेल की प्रक्रिया अब नहीं चलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वेनेजुएला की आपूर्ति कम होने का असर भी हमें कच्चे तेल की कीमतों पर इस बार दिखाई दिया है। सर, भारत जैसे देशों की अब बात करें अगर, तो उनको जो वो 30% डिस्काउंट वाला तेल है, अगर हम देखें $70 वाला तेल जो है वो मिल पाएगा या नहीं? बड़ी प्रतिस्पर्धा है। $30 वाला तेल या सस्ता डिस्काउंटेड तेल रूस से कब तक आ पाएगा ये तय करेंगी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो प्रतिबंध लगा रही हैं। भारत ने इस गफलत का या इस प्रतिबंध के पूरी प्रभावी रूप से ना लागू हो पाने का लाभ उठाकर भारत की तेल कंपनियों ने कच्चे तेल का आयात किया। लेकिन अब जो कल घटना हुई, जो घटनाक्रम हमने देखा जो नायरा एनर्जी के साथ हुआ, उसके बाद भारत की अन्य कंपनियों पर भी ऐसी ही शर्तें लगाई जा सकती हैं। चूंकि अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से सीबॉर्न ट्रेड को, रूस से कच्चे तेल की सप्लाई को रोकने की पूरी कोशिश शुरू हो गई है, तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो शिपिंग कंपनियां और जो बैंकर हैं, जो आमतौर पर इस ट्रेड को फिनांस करते हैं, ये 3 हिस्से हैं। बैंकर पैसा देते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बीमा देती हैं और ऑयल ट्रेडर डील करते हैं और वो सब यूरोप में बैठते हैं। अगर वो रूस का कच्चा तेल उठाना या आपूर्ति करना बंद कर देंगे तो फिर भारत जैसे देशों को कच्चा तेल मिलने की संभावना में थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ओपेक देशों के बीच और रूस के और यूरोप के बीच, भारत, चीन और रूस, ओपेक देशों के बीच अब
तेल की प्रतिस्पर्धा नए सिरे से शुरू हो रही है, क्योंकि ओपेक देशों के दरवाजे पर यूरोप नए ग्राहक के तौर पर पहुंचा है और उनकी मांग काफ़ी बड़ी है और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बाजार में कीमतें दे सकते हैं। तो इसलिए भी हमें कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख दिख रहा है। सर, चीन एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक का अलायंस बनाने की बात कर रहा है, ये क्या है? ये अलायंस कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है? चलते चलते एक और खबर महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आई और ये भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स देशों की ब्रिक्स प्लस अलायंस की बैठक की चर्चा हुई है, जो कि वर्चुअल आधार पर बैठक हुई और ये कोशिश की गई है कि ब्रिक्स देशों में, जिसमें रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका हैं, इसमें इजिप्ट, सऊदी अरबिया और टर्की को शामिल करने की बात की जा रही है। चीन की कोशिश ये है कि इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाओं को फिर से एक नए सिरे से किसी बड़े झंडे के तहत लाया जाए, क्योंकि वो दो बड़े घटनाक्रमों से प्रभावित हो रही हैं। एक तो डॉलर की मजबूती इनकी अर्थव्यवस्थाओं को और इनकी मुद्राओं को कमज़ोर कर रही है। अगर आप पूरी दुनिया की मुद्राओं में कमी देखें रुपए समेत, तो डॉलर की मजबूती के कारण आई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एनर्जी के प्राइसेस इनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। और ये नया गठन जो दिखता है, जिसकी तैयारी शुरू हुई है और एक ऑनलाइन मीटिंग होस्ट की गई थी मई में, जिसकी खबर हमारे सामने आई है, उसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, यूएई, सऊदी अरबिया, सेनेगल और थाईलैंड, इनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक नए किस्म की ग्रुपिंग है जिसके पीछे एनर्जी प्राइसेस ही हैं, और ये किस दिशा में जाती है, ये गुट कैसे काम करेगा, इस पर हमारे पास आगे जो अपडेट आएंगे उनको मनी सेंट्रल में लेकर आएंगे। चलिए, भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण में चलिए बात करते हैं श्रीलंका की। आर्थिक संकट से श्रीलंका के उबरने की उम्मीद अब बढ़ने लगी है। क्यों बढ़ने लगी है? क्योंकि एक तरफ तो भारत सहित दुनिया के कई देश मदद कर ही रहे हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी राहत पैकेज देने के लिए बात शुरू की है। बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आईएमएफ की टीम के साथ मुलाकात की है। श्रीलंका अपने लिए आईएमएफ से करीब $5 अरब के राहत पैकेज की मांग कर रहा है। पिछले 3 महीने में आईएमएफ के साथ श्रीलंका की ये दूसरी बातचीत है। सर, श्रीलंका को बेल आउट देने में आईएमएफ को दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्या ऐसी वजह हैं? दो महत्वपूर्ण वजह हैं जिसके कारण इस अर्थव्यवस्था लगभग डूब चुकी है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी है। उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मदद देने में इतना समय लगा रहा। पहली चीज़ तो ये कि श्रीलंका का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। श्रीलंका ने इससे पहले भी आईएमएफ से लोन लिए, मदद ली, पर उन शर्तों को, उन सुधारों को लागू नहीं किया। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी की निगाह में श्रीलंका की साख कमज़ोर है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका का जो ग्रॉस डोमेस्टिक डेट है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो 114% है, जीडीपी का 114% है। किसी भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में आईएमएफ के साथ कोई भी समझौता करने से पहले देश को यह बताना होता है कि वो इस डेट में कमी का प्लान क्या लेकर आएगा, और उसके लिए क्रेडिबल और भरोसेमंद प्लान की ज़रूरत है। मैं आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था कि श्रीलंका के पास करीब $9.6 अरब का तो बायलेटरल डेट है, जो चाइना और बाकी देशों के साथ है। इसमें से और इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स का डेट जो है वो करीब $19.8 अरब का, $20 अरब का डेट है। जापान और चाइना सबसे बड़े लेंडर हैं चीन के लिए बायलेटरल डेट के मामले में। 3.5 बिलियन के आसपास का सबसे बड़ा हिस्सा चीन के डेट का है श्रीलंका के डेट प्रोफाइल में। श्रीलंका की सरकार आईएमएफ को दोनों तरीके के कर्ज के लिए, बायलेटरल डेट के लिए और सॉवरेन डेट के लिए, कम करने के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं कर पा रही है, एक चीज़। दूसरी है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि श्रीलंका अगर तमाम कोई कोशिशें करे तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह आना शुरू हो जाएगा, टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, निर्यात आना शुरू हो जाएगा। तो श्रीलंका को किसी भी तरीके का आईएमएफ बेल आउट मिलने में चीन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। यदि चीन श्रीलंका को दिया गया कर्ज रिस्ट्रक्चर करने को तैयार हो जाता है, टालने को तैयार हो जाता है, या उसमें राहत देने को तैयार हो जाता है, तो श्रीलंका के लिए आईएमएफ का बेल आउट पाने की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। कर्ज माफी का मुद्दा सिर्फ भारत में ही चुनावी मुद्दा नहीं रहता, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये मुद्दा चमका था। और राष्ट्रपति बनने के लगभग 2 साल बाद अब जो बाइडेन ने छात्रों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया है। जिन छात्रों ने सरकारी सहायता से कॉलेज में पढ़ाई की है उनका $20,000 का कर्ज माफ़ होगा, और जिन्होंने बिना सरकारी सहायता के पढ़ाई की है उनका $10,000 का कर्ज माफ़ होगा। हालांकि शर्त लगाई है, शर्त यह है कि सालाना $1.25 लाख से कम कमाई करने वाले छात्रों को ही ये लोन माफ़ी मिलेगी। सर, अमेरिका में एजुकेशन लोन की माफ़ी इतना बड़ा मुद्दा क्यों, और ये मतलब इसकी लागत कितनी आएगी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो?
शुभ, जैसे भारत में किसानों के कर्ज की माफ़ी सबसे बड़ा पॉपुलिस्ट या लोक लुभावन कदम होता है, जिसे हर चुनाव के आसपास हम राज्य सरकारों की तरफ से और इससे पहले केंद्र सरकारों की तरफ से भी देखते हैं। लगभग वैसी ही स्थिति अमेरिका में स्टूडेंट लोन्स की या शिक्षा के लिए दिए जाने वाले कर्ज की है। अभी अमेरिका के जो छात्र हैं उनके ऊपर एक 1.75 ट्रिलियन डॉलर का 1.75 खरब डॉलर का डेट है, कर्ज है, और जिसमें कि जो फेडरल रिजर्व का ताज़ा डाटा आंकड़ा बताता है हमें, और इसमें ज़्यादातर कर्ज फेडरल गवर्नमेंट का है, यानी केंद्र वहाँ की सरकार की तमाम जो स्कीमें कर्ज को सस्ता करती हैं उन स्कीमों के जरिए है। और ये करीब करीब 43 मिलियन बारोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम एक कर्ज लिखा हुआ है। ज़्यादातर बारोअर्स की ने अपने पेरेंट्स की गारंटी पर या अपने फ्यूचर के जॉब की गारंटी पर कर्ज लिया है। अमेरिका की पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी कर्ज से फंडेड है, चीप क्रेडिट से फंडेड है, और इसलिए वहाँ पर हाल के दिनों में जो स्ट्रेस आया था उसके बाद अमेरिका की जब नई सरकार जो बाइडेन की सरकार आई थी तो उसने ये वादा किया था, और इसलिए एक किस्म की बड़ी कर्ज माफ़ी दी गई है। इस आंकड़ों के हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि इससे करीब करीब जो असर पड़ेगा फेडरल रिजर्व के ऊपर वो 300 से 600 बिलियन डॉलर के आसपास का असर सरकार के बजट पर इस कर्ज माफ़ी कार्यक्रम का हमें दिखाई देगा। बट ये अमेरिका में हाल फिलहाल के वर्षों में शिक्षा कर्जों की शायद अब तक हाल फिलहाल के वर्षों की सबसे बड़ा वेवर है, सबसे बड़ी माफ़ी है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, जहां आपने भारत, चीन, श्रीलंका, अमेरिका सब जगह की खबरें देखी। उम्मीद है आपको एक पसंद आया होगा शो। अपने सुझाव हमको भेजिए। चलते चलते एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि आपने अगर मनी9 का ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्लूसिव शो जो केवल और केवल मनी9 के ऐप पर हैं और आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी जेब के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तत्काल मनी9 का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। कल शाम को 7 बजे अंशुमान जी के साथ फिर आऊँगा। नमस्कार।